हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया है एमसीक्यू का, उसमें से आज हम लोग अपने हिंदी का जो गद्य खंड है उसके चौथे चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं के उन सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। तो आइए बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? ए वत्स्यान, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गुणाकर मूले, डी भीमराव अंबेडकर। बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। ठीक है, आइए दूसरा सवाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ए 1907, बी 1906, सी 1905 और डी 1904। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए अगला सवाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी छत्तीसगढ़। बताइए। तो इनका जो उत्तर होगा वो होगा ए उत्तर प्रदेश में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आइए अगला सवाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1980 ईस्वी में, सन 1979 ईस्वी में, सन 1975 ईस्वी में, सन 1985 ईस्वी में। बताएं। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी बाबू, वो सन 1979 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर या देवेंद्र नाथ शर्मा। बताएं। तो इसका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन होंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी। ठीक है, 5 का क्या होगा? बी। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? प्रेमचंद्र पुरस्कार, कुमार आसन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? बोलो। ऑप्शन क्या होगा? बताइए। 6 का आंसर क्या होगा? द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। कालिदास की लालित्य योजना किन की रचना है? रामविलास शर्मा की, नलिन विलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या अशोक वाजपेयी की? इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, आइए अगला सवाल। नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्ववृत्ति के या सौंदर्य के? 8 का आंसर बताएं। तो पार्श्ववृत्ति के, यानी कि पार्श्ववृत्ति के नाखून क्यों बढ़ते हैं? हमें नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? मतलब कि हमारे पूर्वज के प्रतीक है ना, पार्श्ववृत्ति। ठीक है, आइए अगला सवाल। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? भावात्मक, विवरणात्मक, ललित या विवेचनात्मक? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ये हमारे हैं ललित निबंध। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? बताइए। अभी यहीं पे एक सवाल है। 10 का क्या होगा? तो 10 का होगा डी ललित निबंध, है ना। अभी ऊपर मैं पूछा हूँ, जस्ट नीचे वही सवाल है, पूछने का अंदाज बदला है। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचने हैं? कहानी, उपन्यास, निबंध या नाटक? तो ये जो है उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। 12वां क्वेश्चन। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में,
अशिक्षित जीवन में या अविकसित जीवन में? तो देखो दोस्तों, मनुष्य को जो नाखून की जरूरत थी वो थी जंगली जीवन में, है ना। जब इंसान आदि मानव था, जंगलों में रहा करता था, तब उनके बड़े बड़े नाखून की जरूरत थी। ठीक है, क्यों? शिकार करने के लिए, जानवरों को मांस को फाड़ करने के लिए, है ना, इन सब कामों के लिए उन्हें नाखून की जरूरत हुआ करती थी, है ना। आदि मानव के देखेंगे बड़े बड़े नाखून होते हैं। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर या एटम बम पर? तो नखदर मनुष्य जो है वो एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। ठीक है, आइए अगला सवाल। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? बताएं। रामविलास शर्मा की, नलिनी लोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या अशोक वाजपेयी की? तो इसका आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 15वां क्वेश्चन, असुरों के पास क्या नहीं था? विद्याएं नहीं थी, शक्ति नहीं थी, युद्ध कौशल नहीं थी या लोहे के अस्त्र नहीं थे? बताएं। तो असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, उनके पास विद्या थी, शक्ति भी थी और युद्ध कौशल भी थी। ठीक है, आइए अगला सवाल। कामसूत्र किसकी रचना है? बताइए। वत्स्यायन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कुनाकर मूले की या भीमराव अम्बेडकर की? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, अगला सवाल। अपने ही अधीन रहने को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस, बी स्वाधीनता, सी डिपेंडेंट, डी सेल्फ डिपेंडेंस? बताएं। 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का होगा सेल्फ डिपेंडेंट। क्या होगा? सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, खुद पे अधीन होना। आइए अगला सवाल। दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी इंद्र का वज्र, ऑप्शन सी तलवार या कुछ नहीं? बताएं। 18 का ऑप्शन होगा इंद्र का वज्र बना था। दधीची का जो हड्डी था उससे बना था इंद्र का वज्र। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? बताएं। 19 का आंसर बताएंगे। 16 अगस्त को, बी 15 अगस्त को, सी 16 सितंबर को, डी 17 अगस्त को? बताएं। इसका ऑप्शन होगा सी 17 सितंबर को। कब हुआ था? सॉरी 16 सितंबर को, माय मिस्टेक, 16 सितंबर को। ठीक है, आइए 20वां क्वेश्चन। कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुनाकर मूले की, अशोक वाजपेयी की या महात्मा गांधी की? बताएं। तो कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, आइए अगला सवाल। कितने वर्ष पहले भारतवर्ष नाखूनों को जम के संवारता था? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले? तो इसका आंसर है 2000 वर्ष पहले लोग जो थे वो नाखूनों को खूब संवारा करते थे। ठीक है, अभी के दौर में भी संवारते हैं, लेकिन 2000 वर्ष पहले बहुत ज़्यादा संवारा करते थे। ठीक है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, रूप लगने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए? 22 का आंसर बताएंगे। तो 22 का आंसर है अपनी रक्षा के लिए, है ना। क्योंकि पहले लोहे वगैरह की जब इजाद नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी, हथियार नहीं बने थे, तो लोग पहले नाखून बनाते थे अपनी रक्षा के लिए, ताकि जब जंगली जानवर उन पर हमला करें तो वो भी अपने नाखूनों से उन पर हमला करके बचे। ठीक है, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना था? बताएं। राधे श्याम मुनि, नारद मुनि, दधीची मुनि या कपिल मुनि? इसका आंसर हमने ऊपर दिया है, बताएं 23 का आंसर। 23 का आंसर होगा दधीची मुनि। किसके? तो दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। ठीक है, आइए अगला सवाल। 24, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? अधीनता, स्वाधीनता, उन्मुक्ता या उच्छृंखलता? बताएं।
तो 24 का आंसर होगा स्वाधीनता। क्या होगा? स्वाधीनता। 24 का आंसर क्या होगा? स्वाधीनता। आइए अगला सवाल। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को या बदमाश को? इसका ऑप्शन होगा नाखून को। दिस इज अ PBI। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? सांस्कृतिक, आत्मगौरव, स्वाधीनता, देववादी या देवत्व? 26 का आंसर होगा सांस्कृतिक आत्मगौरव। क्या बताता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है? आइए देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुवादी, मानववादी, देशभक्ति या दानववादी? बताएं। तो बी ऑप्शन होगा मानववादी। वो मानव जाति के लिए इस निबंध को लिखते हैं। मानव जीवन किस तरह से परिवर्तित होते चला गया है इसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है, ठीक है। 28, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? मनुष्य, बी राक्षस, सी प्रकृति, डी पशु? बताएं। इसका आंसर होगा सी प्राकृतिक। क्या? प्राकृतिक। ठीक है, आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल? 29 का आंसर क्या होगा? बताएं। तो 29 का आंसर होगा हिंदी साहित्य के आदिकाल। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन है? बता आप लोग को है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, जा करके देखेंगे, पिछला वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हमारा अगला सवाल है। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। ऑप्शन ए सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ऑप्शन बी सभी के प्रति असमानता की भाव रखना। ऑप्शन सी स्वार्थ का भाव रखना और ऑप्शन डी भौतिक विकास का रखना। तो गौतम के अनुसार जो आंसर होगा, उन्होंने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? बालकृष्ण गोखले, सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी और डी कृष्णचंद्र गांधी? बताएं। इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का वर्णन करते हैं हमारे लेखक अपने इस निबंध में। ठीक है, 32 में इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, नाथ सिंधु की बानियां, चारू चंद्र लेख? बताएं। 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर डी होगा चारू चंद्र लेख। क्या होगा? चारू चंद्र लेख। क्या होगा? चारू चंद्र लेख। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 33 का आंसर देखते हैं। देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? बताएं। देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? पत्थर के अस्त्र के होने के कारण, लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण, नखास्त्र के कारण, लकड़ी के अस्त्र शस्त्र के कारण? बताएं। 33 का आंसर क्या होगा? बताएं। तो 33 का आंसर सी होगा नखास्त्र के कारण। नख यानी नाखून के अस्त्र के कारण देव को मानव की सहयोग लेनी पड़ी। ठीक है, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? संत लोग, विद्वान लोग, नेता लोग या अभिनेता लोग? तो मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों में वृद्धि करने की जो सलाह देते हैं वो कौन देते हैं? तो ये होगा आंसर। बताएं क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 34 का बी विद्वान लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलते हैं सुखी बनना है तो भौतिक संसाधनों को वृद्धि करो, है ना। 34। ठीक है, 35 का दंतावली का अर्थ क्या है? लंबे दांत वाला, दांत का सहारा लेकर जीने वाला, दांतों वाली या दांत का धारण करने वाला? 35 का बी होगा आंसर,
दांत का सहारा लेकर जीने वाला, VBI, दिस इज अ VBI। ठीक है, आइए अगला सवाल। शाम वेदना का उपयुक्त अर्थ है। शाम वेद, दूसरे को दुख को महसूस करना, समान वेदना या विशेष वेदना। बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, दूसरों के दुख को महसूस करना। संवेदना का उपयुक्त अर्थ क्या होता है, दूसरों के दुख को महसूस करना। ठीक है, आइए अगला सवाल। उत्स का अर्थ क्या होता है, ऊपर, उत्सर्ग, उत्सव या स्रोत उत्तर। बताएं 37 का आंसर क्या होगा। तो 37 का आंसर होगा उत्स, उत्सव। ठीक है, हमारा अगला सवाल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया। आलोचना, उपन्यास, कहानी या निबंध। तो बताएं 38 का आंसर क्या होगा। 38 का आंसर होगा आलोचना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं लेकिन आलोचना इन्होंने नहीं करा है। ठीक है, 39, सिक्तक का अर्थ क्या होता है। बताएं सिक्तक का अर्थ क्या होता है। साबुन, महवार, दर्पण या मोम। सिक्तक का अर्थ होता है मोम। सिक्तक का अर्थ क्या होता है, मोम। ठीक है, महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है या पुराण है। 40 का बताएं। तो 40 का आंसर होगा शास्त्र है। क्या, शास्त्र है। इससे VBI, ये भी VBI है। ठीक है, आइए हमारा अगला सवाल। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग, कैकई देश के लोग, वाहिक देश के लोग या गांधार देश के लोग। 41 का आंसर क्या होगा। 41 का आंसर क्या होगा बताएं। 41 का आंसर होगा डॉग यानी डी। गांधार देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या जापान में। बताएं 42 का आंसर बताएं। 42 का आंसर बताएं डी, जापान में है ना। हिरोशिमा, हिरोशिमा पे क्या किया था अमेरिका, तो परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पे, है ना, जिसके वजह से वहां बहुत तबाही हुई थी बाबू। ठीक है, परमाणु बम आपकी ताकत है लेकिन ये इतना खतरनाक हथियार है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसकी नुकसान जो होती है ये सालों साल तक दिखता है ना। आज भी जापान में जिस जगह पे परमाणु बम गिराई गई थी वहाँ पर लोग जो है आज भी बहुत ज़्यादा लोग विकलांग पैदा होते हैं, है ना, पैरालाइज होता है, क्योंकि एटम बम से जो विकिरणें निकली थी, जो तरंगे निकली थी, जो उससे खतरनाक वेव्स निकले थे, उसके वजह से वहाँ आज भी असर मौजूद है उन सब चीज़ों का। इसलिए वहाँ पे लोग क्या होते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा विकलांग पैदा होते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ए भी तो नहीं होगा भैया, क्यों, क्योंकि बिहार नहीं हमने पढ़ा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर डी नहीं होगा, सी होगा, बलिया उत्तर प्रदेश। दिस इज अ VBI। ठीक है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। शेर, बंदरिया, भालू या हाथी। 44 का आंसर बताएं। 44 का आंसर होगा बंदरिया। ठीक है, आइए अगला सवाल। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या ब्रह्मा को। 45 का आंसर बताएं। तो 45 का आंसर होगा आपका सी, इंद्र को। देवताओं को राजा जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, इंद्र, देवों का देव, इंद्र भगवान। ठीक है, नख किसका प्रतीक है। मानवता का, पशुता का। बताएं, सॉरी, अरे यार कह रहा है, नख किसका प्रतीक है, मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। 46 का आंसर बताएं। तो 46 होगा ए और बी दोनों, मानवता और पशुता दोनों का, है ना। 47 का आंसर बताएंगे। दिस इज अ VBI, दिस इज अ VBI। ठीक है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1979 ईस्वी दिल्ली में, ऑप्शन बी 1984 ईस्वी अजमेर में, ऑप्शन सी 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी 1994 ईस्वी कानपुर। बताएं इसका आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा 1979 ईस्वी दिल्ली में। क्या होगा? 1979 ईस्वी दिल्ली में। हमने ऊपर भी देखा है ना, 1979 ईस्वी दिल्ली में। आइए अगला सवाल। अशोक के फूल किन की रचना है? दिनकर की, सुमित्र नंद पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या गुणाकर मूले की? इसका आंसर क्या होगा? तो सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किन की संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, भी आई है, ये भी आई है। ठीक है। मैक्स मुलर का, सुमित्रानंद पंत का या नलिन विलोचन शर्मा का? तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन है, दंतवलंबी का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है। दंतवलंबी का अर्थ क्या होता है? लंबे दांत वाला, दांत का सहारा लेकर जीने वाला, या दांतों वाली, या दांत को धारण करने वाले? इसका आंसर होगा दांत का सहारा लेकर जीने वाला। ठीक है। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने आज चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं के VVI MCQs देखे हैं, और उन सभी सवालों को जो देखे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है। तो आप लोगों को सारा सवाल बड़ा ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा कर सकता हूँ, है ना। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसे उन दोस्तों को भेजें जो 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, ये 10 के प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इस वीडियो से उनका कुछ तो भला हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।